मैं डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा, वाणिज्य विभाग, शासकीय महाविद्यालय बरपाली, जिला कोरबा में कार्यरत हूँ। मैं आपके समक्ष एमकॉम चतुर्थ सेमेस्टर के यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग विपणन के सिद्धांत के अंतर्गत बड़ा ही इम्पोर्टेंट अध्याय विपणन पर्यावरण यानी मार्केट इन्वायरमेंट के विषय में आज चर्चा करूंगा। जब हम लोग बात करते हैं मार्केट इन्वायरमेंट का यानी विपणन पर्यावरण का, तो पहले तो पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो समझना है कि हम लोग जिस वातावरण में रहते हैं उसको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है आसपास के या प्रतिवेश या अनुचर विंद, यानी हम लोग जिस वातावरण में रहते हैं वो पर्यावरण कहलाता है। और जिस वातावरण में मार्केटिंग किया जाता है या मार्केटिंग करना हो, मार्केटिंग किया जा रहा हो, यानी उसको क्या कहते हैं, मार्केटिंग इन्वायरमेंट कहते हैं। कहता है कि कोई भी व्यवसाय जिस वातावरण में ऑपरेट कर रहा है, जिस वातावरण में कार्य कर रहा है, उससे उसका प्रभावित होना स्वाभाविक है, लाजमी है, क्योंकि उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता वो। क्योंकि जिस वातावरण में हम रहते हैं हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो यदि कोई व्यवसायी जिस मार्केट में अपनी वस्तु को, सेवाओं को दे रहा है, वहां के वातावरण से वो प्रभावित होगा। कहता है कि विपणन पर्यावरण वैसे व्यक्तियों, संस्थाओं एवं बाह्य शक्तियों के मेल से बनता है जो बाजार को प्रभावित करते हैं। विपणन पर्यावरण से ही कंपनी बाजार में उपस्थित होने वाली चुनौतियां, क्या क्या चुनौती आने वाला है भविष्य में। मान लीजिए आप एक ही वस्तु को बेचते रहेंगे, तो जब नया आविष्कार होगा तो आपकी वस्तु नहीं बिक पाएगा, क्योंकि नया जो वस्तु आया उसको आपको compete करना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार का चुनौती है। एवं अवसरों, जो नया अवसर आ रहा है, कोई समाज, कोई कम्युनिटी यदि किसी खास वस्तु का इस्तेमाल कर रहा है, कोई ऐसा फेस्टिवल आने वाला है जिसमें उस वस्तु का मांग बढ़ेगा, तो इसको अवसर के रूप में लिया जाएगा। ये भी कैसे मालूम पड़ेगा, तो विपणन पर्यावरण से मालूम पड़ेगा। तो कह रहा अवसरों के अनुरूप कार्य योजना तैयार करती है या पुराने कार्य योजना में परिवर्तन करती है। मैं आपको कहा, मान लीजिए आप कल्पना कीजिए कि कोई व्यवसायी है, यदि वो आज भी स्मार्टफोन की जगह केवल वो बटन वाला फोन बेचे, तो उसका फोन बिक्री उस लेवल पे नहीं होगा, क्योंकि लोगों का के चॉइस में अब क्या आ गया है, स्मार्टफोन आ गया है। तो ये परिवर्तन है, उस व्यवसायी को भी परिवर्तन अपने आप में करना पड़ेगा। कहता है प्रत्येक व्यवसाय को विपणन पर्यावरण का व्यवस्थित अध्ययन करना उसकी व्यवसायिक सफलता की कुंजी है। क्योंकि विपणन पर्यावरण का जब व्यवसायी अध्ययन करता है, व्यवसायी के बिहाफ में कोई दूसरा व्यक्ति अध्ययन करता है, तो उसको मालूम पड़ता है कि बाजार में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं जिनको समाहित करने की आवश्यकता है। अब हम लोग विपणन पर्यावरण की कुछ परिभाषाओं के तरफ ध्यान देंगे ताकि इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए और ये भी समझ में आ जाए कि जो विद्वान जो इस क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, जिनका विशेष अध्ययन रहा है इस क्षेत्र में, वो क्या सोचते हैं इस मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में। तो प्रोफेसर फिलिप कोटलर ने कहा है, मैं कोट कर रहा हूं, marketing environment refers to the external factors or forces that affects the company's ability to develop and maintain successful relationship with its target customers, unquote। यानी फिलिप कोटलर साहब ने कहा कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट में बाहरी तत्व, बाह्य तत्व शामिल होता है जो कि कंपनी के क्षमता को प्रभावित करते हैं, यानी कंपनी के कार्य करने को प्रभावित करते हैं और अच्छा संबंध ग्राहकों से रखने में मदद करते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट इन्वायरमेंट कहते हैं। एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये बाहरी तत्व है,
ये संस्था के अंदर की बात नहीं है, संस्था के बाहर की बात है, और ये मददगार होता है, ये कोई नकारात्मक तथ्य नहीं है, क्योंकि ये मदद करता है कि भविष्य में जो आपके ग्राहक होंगे उनसे कैसे जुड़ा जाए, उनसे जुड़ने का तरीका बताता है ये। अगला एक और परिभाषा पर हम लोग विचार करें तो प्राइड एंड फेरेल के अनुसार, मैं कोट कर रहा हूं, ये उनका कहा हुआ है, द मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस that directly or indirectly influence an organization's acquisition of inputs and generation of outputs। तो फेरेल साहब ने कहा कि ये भी एक्सटर्नल फोर्सेस है। देखिए इन्होंने भी कहा अनकोट, सॉरी अनकोट, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस परिभाषा से क्या समझते हैं। तो फेरेल साहब ने कहा कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट में क्या शामिल होता है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस है, ये भी एग्रीड है उस बात से कि एक्सटर्नल फोर्सेज है जो कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संस्था में वस्तुओं के आगमन को यानी इनपुट को, रॉ मटेरियल को और तैयार माल को प्रभावित करते हैं। माल को तैयार करने में यानी पूरे संस्था के वर्किंग को प्रभावित जो करता हो, माल आने से लेकर वस्तु के बनने तक और बनने ही नहीं बिकने तक जो जो चीज से प्रभावित होता है, उन सभी को क्या कहते हैं, मार्केटिंग इन्वायरमेंट कहते हैं, यानी विपणन वातावरण कहते हैं। यानी विपणन वातावरण में तमाम चीजें शामिल है जो संस्था के बाहर की है, परंतु व्यवसाय उससे प्रभावित होता है। फिर हम लोग विपणन के इन परिभाषाओं के अध्ययन के बाद ये कह सकते हैं कि विपणन पर्यावरण वैसे समझ शक्तियों का समूह है जो संस्था के संचालन एवं अवसरों को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे कि विपणन पर्यावरण के अध्ययन के क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों हम लोग स्टडी करें मार्केटिंग एनवायरनमेंट को। कोई आपसे पूछ दे कि क्यों पढ़े हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट का स्टडी, बाजार में भेज के व्यक्तियों को या व्यापारी सेल्समैन के थ्रू, सेल्स ऑफिसर के थ्रू क्यों कराए, तो उसके ये सब उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कराना आवश्यक है। नंबर 1, पर्यावरण शक्तियों को समझना, यानी मार्केट में कौन कौन सा फोर्स जो है वो प्रभावित करता है संस्था को, उसको जानना। किस प्रकार जनांकिकी, डेमोग्राफी एवं आर्थिक तत्व, इकोनॉमिक एलिमेंट विपणन को प्रभावित करते हैं। यानी विपणन किस प्रकार से व्यक्तियों से प्रभावित होगा, जो जनसंख्या जिसके लिए उत्पादन किया जा रहा है वस्तु एवं सेवाओं का, एवं आर्थिक तत्व, इकोनॉमिक फैक्टर से किस प्रकार से प्रभावित होगा। तीसरा, व्यवसाय के प्राकृतिक एवं तकनीकी पर्यावरण को समझना, यानी उस व्यवसाय के क्षेत्र में जो तकनीकी डेवलपमेंट हो रहा है उसको जानना। जैसे मैं अभी उदाहरण दे रहा था, मोबाइल फोन में पहले बटन वाला फोन का बिक्री था, वही प्रचलन में था, बाद में स्मार्टफोन आ गए। अब स्मार्टफोन में भी रोज नए नए वैरायटी के फोन आ रहे हैं, तो उसके अनुरूप उसको जानना, उसको समझना, कौन कौन सा आइटम आ रहा है, कौन कौन से उस क्षेत्र में नए आविष्कार हो रहे हैं। फिर है राजनीतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन की जानकारी। आपको पता है कि राजनीति में परिवर्तन हो जाता है तो व्यवसाय के वातावरण में परिवर्तन हो जाता है। समाज में यदि सांस्कृतिक बदलाव जो कि निरंतर हो रहे हैं, उससे लोगों का रुचि, फैशन इत्यादि में अंतर आ जाता है, उससे भी मार्केटिंग एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है विपणन पर्यावरण पर व्यवसाय की प्रतिक्रिया को जानना। तो कहता है कि विपणन पर्यावरण के बारे में क्या सोचता है व्यवसायिक जगत, इसकी जानकारी के लिए भी इसका स्टडी जरूरी है। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट है मार्केटिंग एनवायरनमेंट के, कौन कौन से कंपोनेंट है, क्या क्या अवयव है इसके। तो व्यवसायिक संस्था को कई शक्तियां प्रभावित करती हैं, मैं आपको बताया हूं। इसमें कुछ आंतरिक होती है, कुछ बाह्य होती है।
बाह्य शक्तियों पर व्यवसायिक संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता, जबकि आंतरिक शक्तियों पर कुछ हद तक नियंत्रण होता है, क्योंकि वो संस्था के अंदर में है। उसको आप ठीक कर सकते हैं यदि कोई खराबी मालूम पड़े, पर यदि लोगों के रुचि में परिवर्तन हो जाए, फैशन में परिवर्तन हो जाए, सरकार के नीति में परिवर्तन हो जाए, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये सब क्या है? बाह्य तत्व है। वहीं दूसरी ओर आपके उत्पादन प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हो जाए तो ये आंतरिक तत्व है, इसमें आप सुधार कर सकते हैं। फिर पुनः बाह्य विपणन पर्यावरण दो प्रकार का होता है। पहले को कहते हैं व्यापक पर्यावरण, मैक्रो इन्वायरमेंट, और दूसरे को कहते हैं सूक्ष्म पर्यावरण यानी माइक्रो इन्वायरमेंट। अब हम लोग माइक्रो इन्वायरमेंट यानी व्यापक पर्यावरण के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब इसके अंतर्गत उस वस्तु के सभी व्यवसायिक संस्थाओं को प्रभावित करता है। ये तत्व वैसा तत्व है जो उस वस्तु को बेचने वाले तमाम व्यवसायियों को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर के क्षेत्र में कोई पर्यावरण का बात हम लोग करें तो सारे कंप्यूटर कंपनी उससे प्रभावित होंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक खास कंपनी प्रभावित होगा, ऐसा नहीं, सारे प्रभावित होंगे। मान लीजिए हम दवा के क्षेत्र में व्यापक पर्यावरण की बात करें तो उससे सारी दवा कंपनी, चाहे एक्स हो, वाई हो, ए हो, बी हो, सारी कंपनियां प्रभावित होंगी। तो वैसे पर्यावरण को क्या कहते हैं? व्यापक, यानी बड़े पैमाने पर जो संस्थाओं को प्रभावित कर रही है। तो एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या आएगा? तो सबसे पहला है डेमोग्राफी यानी जनांकिकी, दूसरा है इकोनॉमिक कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति, तीसरा है कंपटीशन यानी प्रतियोगिता, नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस, सामाजिक एवं सांस्कृतिक शक्तियां, अगला है पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस यानी राजनीतिक एवं कानूनी शक्तियां, और अंतिम है टेक्नोलॉजी यानी तकनीक। अब इन शक्तियों के बारे में, इन फोर्सेस के बारे में, इन तत्वों के बारे में, किन तत्वों के बारे में? व्यापक या एक्सटर्नल तत्वों के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। अब आइए, सबसे पहला है जनांकिकी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे? तो सबसे पहला जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन करेंगे। जनसंख्या का औसत क्या है, मैक्सिमम जनसंख्या क्या है, जनसंख्या कम कहां पर है, ये सांख्यिकीय अध्ययन हो गया। जनसंख्या का वितरण यानी कहाँ की जनसंख्या सघन है और किस क्षेत्र की जनसंख्या विरल है, क्योंकि जनसंख्या वस्तु के मांग के प्रकार को प्रभावित करती है। फिर लोगों की शैक्षणिक स्थिति क्या है, उपभोक्ताओं की उम्र क्या है, उपभोक्ताओं की वैवाहिक स्थिति क्या है, इन सबों का जब हम लोग ध्यान करते हैं व्यवसायिक संस्था के दृष्टिकोण से तो ये जनांकिकी कहलाता है। दूसरा है इकोनॉमिक कंडीशन यानी देश की आर्थिक स्थिति। देश की आर्थिक स्थिति ब्रॉड पर्सपेक्टिव में, देश की आर्थिक स्थिति यदि अच्छी होगी तो कोई भी व्यवसाय प्रॉस्पर करेगा, तरक्की करेगा, डेवलप करेगा, विकास होगा। आप देखते हैं देश की आर्थिक स्थिति यदि किसी भी कारण से, राजनीतिक अस्थिरता के कारण से, किसी बीमारी के फैलाव के कारण से, किसी राजनीतिक दल के किसी बड़े नेता में के किसी भी प्रकार के नुकसान होने की दशा में तुरंत आर्थिक स्थिति पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो उससे देश की आर्थिक स्थिति व्यवसायिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। क्षेत्र की आर्थिक स्थिति, उस क्षेत्र में जहां वो व्यवसायिक संस्था कार्य कर रहा है वहां की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करेगा। फिर कहता है व्यवसायिक चक्र यानी बिजनेस साइकिल, यानी बिजनेस में कौन सा साइकिल चल रहा है, बूम है या डिप्रेशन है या आर्थिक मंदी है या बीच के स्टेज में है, ये सब प्रभावित करेगा किसको? व्यवसायिक पर्यावरण को। फिर कहता है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, यानी समाज में किस प्रकार की स्थिति है, मुद्रास्फीति है
या मुद्रा संकुचन है या स्टैगफ्लेशन है, ये सबसे प्रभावित होगा क्या? व्यवसायिक पर्यावरण। फिर ब्याज दर यदि अधिक होगा तो व्यवसायी क्या करेगा? ऋण नहीं लेना चाहेगा, और जब ऋण नहीं लेगा तो आर्थिक विकास नहीं होगा, क्योंकि व्यवसाय को चलाने के लिए ऋण क्या है? आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता में क्या विचार किया जाएगा? तो कहता है विभिन्न विक्रेताओं, यानी उस वस्तु के कितने विक्रेता हैं और उन विक्रेताओं के बीच किस प्रकार की प्रतियोगिता है, प्रत्येक विक्रेताओं का बाजार में क्या अंश है, कितना शेयर है। कोई विक्रेता 10% बेच रहा है, कोई विक्रेता 15% बेच रहा है, किसी का मार्केट शेयर 40% है, कितना प्रतिशत कौन विक्रेता माल बेच रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतियोगिता के तहत अध्ययन करेंगे। इससे उस व्यवसायी को ये मालूम पड़ेगा कि कितना संभव है माल बेच पाना, इन मार्केट शेयर में अपना शेयर वो कितना बना पाएगा, इसके बारे में जानकारी हो पाएगा। नेक्स्ट है ब्रांड प्रतियोगिता। ब्रांड यानी देखिए क्या है ना, कि प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक सेवा का कोई ना कोई प्रचलित ब्रांड होता है, तो उस ब्रांड का क्या मार्केट शेयर है, क्या उसकी गुडविल है, ये सबको जानना जरूरी है। ये पर्यावरण, व्यवसायिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता, यानी उस वस्तु के बदले में क्या कोई विकल्प है क्या बाजार में? यदि कोई विकल्प होगा तो उससे बाजार की स्थिति बदल सकती है। तो प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता को भी जानना होगा। नेक्स्ट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक शक्तियां। इसके अंतर्गत समाज का सांस्कृतिक स्वरूप, लोगों की जीवन शैली, सामाजिक मूल्य में लोगों का विश्वास, ये सबसे प्रभावित होगा बाजार का वातावरण। फिर कहता है राजनैतिक एवं कानूनी शक्तियां, यानी देश की राजनीतिक स्थिति कितना स्थिर है, देश की सरकार और वहां की नीतियां, कानून, वहां की मौद्रिक नीति कैसी है, वित्तीय नीति कैसी है, समाज में लोगों के सुरक्षा के लिए कानून है या नहीं है, यदि कोई निराश्रित है या कोई वृद्ध है तो उसके सुरक्षा के लिए कोई नियमन है या नहीं है। इन सबों से भी बाजार का पर्यावरण प्रभावित होता है। फिर कहता है तकनीकी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो आजकल प्रत्येक क्षेत्र में अपना प्रभाव डालता ही है। उसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, रोबोट, स्मार्ट टीवी, ये सब प्रभावित करता है बाजार के पर्यावरण को। अब हम लोग बात करेंगे सूक्ष्म पर्यावरण के बारे में। अभी हम लोग व्यापक पर्यावरण, जो वैसे पर्यावरण के मुद्दे जो सारे व्यवसायियों को प्रभावित कर रहे थे, उसके बारे में बात कर लिए। अब ये सूक्ष्म पर्यावरण है, ये सबको प्रभावित नहीं करेगा, ये कुछ खास संस्था को प्रभावित करेगा, है ना, अपने संस्था से संबंधित बातें हैं ये। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सूक्ष्म पर्यावरण। चूंकि वो सारे लोगों को, सारे व्यवसायियों को प्रभावित नहीं कर रहा है, इसलिए इसको सूक्ष्म पर्यावरण कहेंगे। इसमें कौन आता, क्या क्या फैक्टर आता है? तो आपूर्ति करता है, जिससे आप माल खरीदते हैं। दूसरा बाजार मध्यस्थ। तीसरा बाजार, जहां आप माल बेचेंगे, जहां पर आपके उपभोक्ता उपलब्ध है। अब आपूर्तिदाता से कोई समस्या तो नहीं है, क्या वो निरंतर कच्चा माल देता रहेगा? यदि वो कच्चा माल समय पे नहीं देगा तो आप उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो ये केवल आपके व्यवसाय को, यानी किसी खास व्यवसाय को प्रभावित करेगा। तो इसका भी अध्ययन जरूरी है। व्यवसायिक पर्यावरण में ये भी शामिल है। बाजार में मध्यस्थों की उपलब्धता, होलसेलर, सप्लायर, होलसेलर, फिर डिपो, फिर रिटेलर, ये सब मध्यस्थ की श्रेणी में आएंगे। क्या वस्तु को बेचने के लिए कोई ब्रोकर या कमीशन एजेंट की जरूरत है? वो भी मध्यस्थ की श्रेणी में आएंगे। तो ये सब मिलके बाजार के पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और बाजार तो है ही, जहां पर आप वस्तु एवं सेवाओं को बेचेंगे, जहां पर वस्तु एवं सेवाएं का उपभोक्ता
फैला हुआ है, उस समस्त क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बाजार के पर्यावरण के अध्ययन पर ही व्यवसायिक सफलता निर्भर करती है। नहीं तो बहुत ही चलता हुआ व्यवसाय आप देखेंगे थोड़े समय में क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में लगातार परिवर्तन हो रहा है, लोगों के रुचि में, रहन सहन में, आय में निरंतर बदलाव हो रहे हैं। तो व्यवसायिक संस्था को उस बदलाव के साथ क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, समायोजित करना पड़ता है, अपने योजना को बदलाव के अनुरूप समायोजित करना पड़ता है। और इसके लिए एक बड़ा ही कॉमन शब्द है, पेस्ट एनालिसिस करते हैं, PEST, पेस्ट विश्लेषण। पेस्ट विश्लेषण का मतलब P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोसाइटी एंड T फॉर टेक्नोलॉजी। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल और टेक्नोलॉजी यानी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी अध्ययन करके व्यवसायिक पर्यावरण को समझा जा सकता है और उसके अनुरूप अपने आप को ढाल के व्यवसायिक सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।